अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइगा बोरियल फॉरेस्ट। व्हाट इज़ टाइगा? द टाइगा इज़ द फॉरेस्ट ऑफ द कोल्ड subarctic region. The subarctic is an area of the northern hemisphere that lies just south of the Arctic Circle. The taiga lies between the tundra to the north and temperate forest to the south. ये क्या कहते हैं यहाँ पे कि टाइगा सब आर्टिक रीजन का एक नहायत बहुत ज़्यादा ठंडा जंगल है, जो कि टाइगा है वो नॉर्थ में टंड्रा और साउथ में वो टेम्परेट फॉरेस्ट के दरमियान में वाक़या है। इसके अलावा अगर हम इसके जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये आप मैप में देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये ग्रीन है तो ये सारे इन इलाकों में क्या नाम है टाइगा जंगल है। और ये इसमें पहले मैं आपको ज़रा बता दूं कि ये क्या है जो इसमें द टाइगा लाइज बिटवीन द टंड्रा टू द नॉर्थ एंड टेम्परेट फॉरेस्ट टू द साउथ। वही वाली बात है जो हमने ऊपर बात की थी, वही आ गई यहाँ पे। इसके अलावा इसमें है अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया एंड साइबेरिया हैव टाइगास। जो हमारे अलास्का है, कनाडा, साइबेरिया और स्कैंडिनेविया, इन इलाकों में ये टाइगा जंगलात वाक़ है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो रूस में दुनिया का सबसे बड़ा टाइगा जंगल है। रूस का काफ़ी ज़्यादा रकबा टाइगा पर मुहित है और ये इसका तकरीबन अगर रकबा हम देखा जाए तो 5,800 किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। और ये अगर हम इसको मील में देखें तो ये है 3600 मील, 3,600 मील। और 3,600 मील पे फैला हुआ है जो कि पैसिफिक ओशन से रूरल माउंटेन के दरमियान में फैला हुआ है। और ये जो टाइगा है, द टाइगर रीजन वाज कम्प्लीटली ग्लेशिएटेड और कवर्ड बाय ग्लेशियर्स ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज। और ये जो ग्लेशियर वो है टाइगा है, ये तकरीबन मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढका रहता है। उसके बाद अगर हम ये जियोग्राफिकल लोकेशन की बात हो गई, अगर इसके बाद हम देखें कि सॉइल ऑफ द टाइगा, तो टाइगा की मिट्टी कैसी है वहाँ, मतलब क्या है क्या नहीं है, कैसी मिट्टी है। तो सॉइल ऑफ द टाइगा ये है कि द सॉइल बीनीथ द टाइगा ऑफन कंटेन्स परमाफ्रोस्ट, अ लेयर ऑफ द परमानेंटली फ्रोज़न सॉइल। टाइगा की मिट्टी की जो निचली तह है में अक्सर उसमें परमाफ्रॉस्ट होता है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब है कि मुंजमद मिट्टी, फ्रोज़न सॉइल जिसे हम कहते हैं। परमाफ्रॉस्ट और जो चट्टान जो नीचे मुंजमद हुई होती है, ऊपरी सरफेस से पानी निकलने से रोकते हैं। मतलब जो उसके ऊपर पानी आता है उसको वो निकलने से रोकते हैं। इसके अलावा जो वहाँ इसकी वजह से वहाँ शैलो बैग्स पैदा होते हैं, जिसको हम आम तौर पे मस्किच के नाम से पुकारते हैं, जो कि आम तौर पर मस्किच के नाम से मशहूर हैं। मस्किच असल में है क्या चीज़? ये सख्त मजबूत ज़मीन की तरह नज़र आते हैं, जैसे कहीं कहीं पे आपने देखा होगा बहुत चट्टानी टाइप होता है, तो ये उस तरह की ज़मीन को हम मस्किच कहते हैं। क्योंकि और इसकी एक दूसरी है कि वहाँ मोस और वो जो बिल्कुल छोटी छोटी घास टाइप होती है, बिल्कुल हरियाली ज़मीन के ऊपर जैसे बिछी होती है, और बाज़ औक़ात इनमें दरख्त भी शामिल होते हैं। और आम तौर पर इस ये जो मिट्टी होती है, ये जो टाइगा की मिट्टी है, ये ज़रा गीली नमी वाली होती है। तो ये इसकी हमने मिट्टी के बारे में थोड़ी बात की। और अगर हम इसके प्लांट्स की बात करें, वहाँ पे किस किस्म के प्लांट्स, पौधे, दरख्त, फंजाई वग़ैरह जो हैं पाए जाते हैं, तो उसकी बात करते हैं। टाइगास आर थिक फॉरेस्ट coniferous trees such as spruce, pine and fir are common. Coniferous trees have needles instead of broad leaves and their seeds grow inside protective woody cones.
while deciduous trees of temperate forest lost their leaves in winter. Conifers never lost their needles. For this reason, conifers are also called evergreen. यहाँ पे जो टाइगा है ये एक बहुत घने जंगल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा घने हैं, बहुत दरख्त पौधे और जंगलात जैसे आपको आमतौर पर देखा होगा। इनमें जो आम जो दरख्त हैं उनमें एक ख़ास किस्म के नाम है उनके। स्प्रस पाया जाता है, पाइन पाया जाता है और फिर नाम का दरख्त पाया जाता है। इन दरख्तों में चौड़े पत्तों के बजाय सुइयानुमा कांटे होते हैं, मतलब पत्ते भी होते हैं लेकिन वो थोड़े थोड़े होते हैं और उस तरह वाज़े तौर पर नहीं होते। जैसे आप ये नीचे वाली पिक में आप देख सकते हैं, जैसे ये चीड़ टाइप का दरख्त है तो ये होता है, इसमें कांटे टाइप होते हैं। मौसम गर्मा में इन दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं लेकिन इनके कांटे कभी नहीं ख़त्म होते और इस वजह से जो ये कांटे वो होते हैं ये मतलब उस तरह के आम कांटे नहीं होते और इस वजह से इनको कॉनिफर्स भी कहा जाता है, जिसे हम आम तौर पर मतलब सदाबहार या एवरग्रीन भी हम कहते हैं। हमेशा ये हरियाली ओढ़े होते हैं, हरी चादर। तो अगर इसके अलावा ये एनिमल्स उसके टाइप एनिमल्स बोल रहा हूँ, प्लांट्स की अगर हम बात करें कंटिन्यू तो प्लांट्स इन टाइगा में और ये कि टाइगाज हैव फ्यू नेटिव प्लांट्स बिसाइड कॉनिफर्स। The soil of the taiga has few nutrients. It can also freeze, making it difficult for many plants to take root. The larch is one of the only deciduous trees able to survive in the freezing northern taiga. टाइगा में कॉनिफर के अलावा कुछ देसी पौधे भी पाए जाते हैं। टाइगा के मिट्टी में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, ये मुंजमद हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, सॉइल ऑफ टाइगा की मुंजमद होने की वजह से ये न्यूट्रिएंट्स मुंजमद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये बहुत सारे पौधों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाते, तो इस वजह से वो नशोनुमा थोड़ा सा उनकी नहीं हो पाती। तो ये था हमारा प्लांट्स के बारे में कि टाइगा में किस किस्म के प्लांट्स होते हैं, तो ये हमने उसके बारे में बात की। तो ये हमने ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात कर ली, सॉइल की बात कर ली, प्लांट्स की बात कर ली। अब हम आते हैं एनिमल्स ऑफ द टाइगा। टाइगा में किस किस्म के जानवर पाए जाते हैं। तो मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिव इन द टाइगा। ऑल एनिमल्स हैव टू बी वेल अडेप्टेड to the cold. Birds native to the taiga usually migrate south during the freezing winters months. Small animals, mostly rodents, live close to the floor. Many birds of prey such as owls and eagles hunt these animals from the trees of the taiga. तो ये क्या कहता है कि टाइगा में कई तरह के जानवर रहते हैं। वहाँ के जानवर ख़ुद को वहाँ के मौसम के हिसाब से ढाल लेते हैं कि अगर वहाँ सर्दी ज़्यादा है तो वो उस हिसाब से अपने लिए बंदोबस्त करते हैं, गर्मी ज़्यादा है तो वो कुछ ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, कुछ यहाँ अपने हिसाब से वहाँ अपने लिए सेटिंग बना लेते हैं या जो भी है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि वहाँ के मौसम के हिसाब से मतलब अपने आप को ढाल लेते हैं। सर्दी के मौसम में वहाँ के परिंदे जो होते हैं वो साउथ की तरफ यानी जुनूब की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो अपने आप को मौसम के लिहाज से सेट करते हैं, तो वो जुनूब की तरफ उनके रहने के लिए उनके रहने के काबिल जगह है, तो इस वजह से वो वहाँ हिजरत कर जाते हैं। ज़्यादातर जो छोटे जानवर ज़मीन के नीचे रहते हैं। सर्दी के मौसम में जो है उल्लू या और उकाब जैसे जो शिकारी परिंदे इन छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, जो कि इसको अब वो अपने नशोनुमा के लिए अब उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है फिर। और इसके अलावा दो किस्म के जानवर आमतौर पर पाए जाते हैं।
एक हार्बीवरस और एक कार्निवोरस। मतलब हार्बीवरस वो होते हैं जो कि घास फूस या दरख्त, इस तरह के पत्ते खाने वाले दरख्त, उनको हम हार्बीवरस कहते हैं। और कार्निवोरस जो कि गोश्त खाने वाले, मतलब किसी जानवर या दूसरी ऐसी चीज़ों का शिकार करके उनका गोश्त खाते हैं। तो अब हम आहिस्ता दोनों की बात करेंगे। पहले हम हार्बीवोरस पे आते हैं। हार्बीवोरस में सबसे जो एक मेन है मूज़। Moose, the largest type of deer in the world, is able to live in the cold taiga. Like all deer, moose are herbivorous. They fever the aquatic plants growing the taigas, bogs and streams. मूस जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा हिरन है जो कि सख्त सर्दी के मौसम में रहने का आदी होता है। मतलब ये कि सर्दी की इंतहा भी हो जाए तो ये मतलब उस हिसाब से अपने आप को उसमें डाल लेते हैं। इनको कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। बाकी हिरन की तरह ये भी घास फूस खाते हैं। जैसे कि हमने हार्बीवोरस की बात की तो ये हार्बीवोरस एनिमल्स में आता है मूस। बाकी हिरनों की तरह ये भी आमतौर पर घास फूस खाता है। और टाइगा की नदियों के किनारे जो वहाँ की नदियाँ, नहरें जो होती हैं, नहरें तो नहीं कह सकते उसको, दरिया वगैरह जैसे हम कह सकते हैं, तो वहाँ पे जो किनारों पे घास फूस उगाती है, तो ये जो मूज़ है ये उनको बहुत पसंद करता है। तो ये वो चीज़ें बहुत खाता है। इसके अलावा अगर हम कार्निवोरस की बात करें, या आप पिक में देख सकते हैं, हार्बीवोरस में ये दिखाया हुआ है हमने, एक ब्लैक कलर में है, बड़े बड़े सींग हैं हिरन की तरह। और इसी तरह कार्निवोरस में भी हैं ये। तो कार्निवोरस की अगर हम बात करें तो टाइगा, few large carnivorous animals live in the taiga. Bears and lynx are fairly common. The largest cat in the world, the 300 kilogram, 660 pound Siberian tiger, is a native taiga species. Siberian tigers lives in the small part of eastern Siberia. They hunt moose and wild boars. टाइगर में बहुत ही बड़े गोश्त खाने वाले जानवर भी रहते हैं, जिसमें रीछ और लैंक्स आम हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी बिल्ली, जिसको हम साइबेरियन टाइगर कहते हैं आमतौर पर, और जिसका वज़न तकरीबन 300 किलोग्राम होता है, या अगर हम इसको पाउंड में देखें तो ये 660 पाउंड बनता है। और ये वहाँ का एक मकामी टाइगर नस्ल है। इसे हम साइबेरियन टाइगर कहते हैं, बिल्ली की शक्ल का होता है। और जो साइबेरियन टाइगर है ये ईस्टर्न साइबेरिया के एक छोटे से हिस्से में रहते हैं, क्योंकि ये जो टाइगा फॉरेस्ट है ये बहुत सारे इलाकों पे फैला हुआ है, जैसे मैंने आपको जियोग्राफिकल लोकेशन में ऊपर बताया है। तो ये देखें, तो इसमें साइबेरिया में भी ये आ जाता है। तो हम ये कार्निवोरस की बात कर रहे थे, तो ये उसके छोटे से हिस्से में रहते हैं। बस यही है। इसके अलावा और ये क्या नाम है, शिकार करते हैं मूज़ और इस तरह के दूसरे मुख्तलिफ़ जानवरों का शिकार करके गोश्त खाते हैं और उसी पे गुज़र बसर करते हैं अपना। उसके अलावा थ्रेट्स ऑफ टाइगा की अगर हम बात करें, टाइगा को किस किस्म के ख़तरात लाहक हैं, तो उसमें यह है कि टाइगा इकोसिस्टम are threatened by direct human activity and climate change. Animals of the taiga such as foxes or bears have always been hunted. Their warm fur and tough skin, turned into leather, have helped people survive in harsh climates or thousands of years. तो ये कहता है कि जो टाइगा इकोसिस्टम है, जो टाइगा का माहौलियाती निज़ाम है, टाइगा जंगल का जो माहौलियाती निज़ाम है, उसको इंसानी सरगर्मी और माहौलियाती तब्दीलियों का बहुत ख़तरा है। क्लाइमेट चेंजेस और इंसानी ज़िंदगी, इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से उसको बहुत ख़तरा है। टाइगा के जानवर जैसे कि लोमड़ी देख लें, रीछ देख लें, हमेशा ही वहाँ शिकार किया जाता है। इनकी गर्म खाल और इनकी जो सख्त जेल है उसको चमड़े में तब्दील किया जाता है, जो लोगों को सख्त सर्दी के मौसम में ज़िंदा रहने में मदद करता है। ये देख लें, मैंने पिक्स लगाई हुई हैं साथ में कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। यहाँ पे ये इनका हंटिंग हुई हुई है।
इसी तरह जो दूसरे सबसे ज़्यादा थ्रेट्स हैं टाइगा में, वो उसको भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. द मोस्ट सीरियस थ्रेट्स to taiga does not come from hunting activity. However, civilization is dependent on sturdy buildings for homes, industry, and schools. The trees of the taiga are cut down for lumber project as well as paper, cardboard, and other supplies. The export of wood and paper products is one of the most economically important industries in Canada. For instance, तो इसको हम ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ मैं. टाइगा को सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो, जिस तरह हमने ऊपर बात की, शिकारियों से नहीं है, बल्कि उसको जो वहाँ पर दरख्त काटे जा रहे हैं, जो वहाँ पर और इस तरह के जंगल में आग वगैरह लग जाती है. जंगल है भाई, लाजमी सी बात है, ये तो होगा. तो ये बहुत बड़ा ख़तरा है, ये जो दरख्त काटे जाते हैं. लोग दरख्तों को काट कर अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि मसलन अगर हम बात करें तो इमारतों के लिए जो तामीराती काम होते हैं उसके लिए, कागज़ बनाने के लिए, गत्ता बनाने के लिए, दीगर इस तरह के मुख्तलिफ़ सामान के लिए इस्तेमाल करते हैं. और अगर हम बात करें जो कनाडा है, कनाडा की माशी तरक्की की एक अहम वजह ये, वहाँ के जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देखें तो उसकी भी एक यही वजह ये है, क्योंकि टाइगा जो है वो कनाडा में भी बहुत एरिया पे फैला हुआ है. तो वहाँ पे वो इस लकड़ी का अच्छा ख़ासा इस्तेमाल करते हैं और बाहर दूसरे मुल्कों में इसकी सप्लाई करते हैं, इसकी एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाते हैं. लेकिन ये आम तौर पर तो देखा जाए तो ये टाइगा के लिए ख़तरा ही है, क्योंकि वहाँ से पौधे और दरख्त ख़त्म हो रहे हैं जो कि इंसानी ज़िंदगी की लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इसके बाद अगर हम बात करें क्लाइमेट ऑफ टाइगा की, कि वहाँ का कैसा क्लाइमेट है, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने 2 पिक्स लगाई हुई हैं. गर्मी में भी आप देख सकते हैं, सर्दी में भी आप देख सकते हैं. तो हम इसकी बात करते हैं, पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं. टाइगर क्लाइमेट इज़ मिल्डर दैन टंड्रा क्लाइमेट एंड मॉइस्ट इनफ टू प्रमोट एप्रिशिएबल vegetation growth, but too cold for good and prolific tree growth. Sharply seasonal pattern mark this climate type. Winters are extremely cold and long, whereas summers are moderately hot and short. तो ये क्या कहता है कि टाइगा की आबो हवा जो है वो, टंड्रा भी एक वो है, फॉरेस्ट है, उसकी आबो हवा से थोड़ी हल्की है, मतलब फ़र्क है. और ये जो टाइगा की आबो हवा है, यह नमीदार पौधों की नशो नुमा को फ़रोग़ देने के लिए काफ़ी है, मतलब वो अच्छी खासी इसमें ग्रोथ उनकी अच्छी होती है. लेकिन ये जो टाइगा के है मौसम है, ये दरख्त की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ठंडा है, क्योंकि दरख्तों के लिए बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से दरख्तों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती. सर्दियों का मौसम वहाँ पर आमतौर पर बहुत ठंडा और लंबा होता है, जबकि टाइगा की गर्मियाँ जो हैं वो बहुत मुख्तसर और मामूली हद तक गर्म होती हैं. और इस तरह अगर हम ये ग्राफिकली देखें तो आप देख सकते हैं कि वो विंटर जो वहाँ पे तकरीबन 6-7 मंथ्स तक रहती है, और समर जो गर्मियाँ हैं वहाँ पर शॉर्ट हैं और जनरली आमतौर पर हॉट होती हैं, मैंने ऊपर भी बात कर दी. इसके अलावा एनुअल रेनफॉल वहाँ पर होती है 30 से 84 सेंटीमीटर के दरमियान में, वहाँ एनुअल सालाना बारिश होती है. इसके अलावा अगर हम ये ग्राफ देखें, थोड़ा जूम करके मैं कोशिश करता हूँ, तो ये ग्राफ अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं कि जून जुलाई में अगर देखें तो ये मौसम वहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है. और क्या नाम है, बारिशें वहाँ पर अगस्त में सबसे ज़्यादा 100 मिलीमीटर की होती हैं. और अगर हम सर्दियों में देखें, क्या नाम है, सर्दियाँ देखें वहाँ की, तो जनवरी और दिसंबर में तो -25 से -30 के दरमियान में वहाँ का टेम्परेचर होता है. और वहाँ का जो बारिश का रेनफॉल का जो है वो 50 मिलीमीटर से भी कम है वहाँ का रेशो, अगर हम देखा जाए तो. यही थी हमारा आज का टॉपिक था. आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा. और फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.